हेलो प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत, इसकी शुरुआत भी वैसे ही जैसे कि आधुनिक जो राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उसमें जो व्यवहारवादी उपागम है उसी का ही एक विकसित रूप है राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत। जैसा कि आपको सभी को पता है कि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसमें जो ज्ञान प्राप्ति का जो स्रोत है वो आनुभविक पद्धति पर आधारित जो है उसको माना गया है। तो राजनीतिक व्यवस्था की भी अवधारणा व्यवहारवादी उपागम का ही एक विकसित रूप है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन भी यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है उससे करने पर इसके अंतर्गत बल दिया गया है। यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो सामान्य जो व्यवस्था सिद्धांत है वो क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। और क्योंकि अचानक से ही जो व्यवस्था सिद्धांत है वो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आया गया। पहले व्यवस्था सिद्धांत को जो जीव विज्ञानी हैं उन्होंने इसका अध्ययन किया, उसके बाद समाजशास्त्रीय जो चिंतक हैं उन्होंने इसका अध्ययन किया और वहाँ से जो राजनीति शास्त्री हैं वो व्यवस्था सिद्धांत को राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के रूप में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत लाए थे। तो जो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो जीव विज्ञानी हैं लुडविग वॉन बटलेन फ्री, तो उन्होंने दूसरे विश्व के बाद से इसका जो अध्ययन है वो बड़ी गहनता के साथ किया जाने लगा और जो जीव विज्ञानी हैं उन्होंने प्रथम बार इसका अध्ययन करना शुरू किया। तो जीव विज्ञान से यह मानव शास्त्र से समाज शास्त्र में और फिर वहाँ से ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आया। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान ने यह समाज शास्त्र से ग्रहण किया। तो हमने इसे पूर्व अध्ययन भी किया था कि अंतर विषयिक अध्ययन या अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की भाई राजनीति जो मनुष्य है वो बहुआयामी है, उसका एक समग्र अध्ययन करने के लिए हमें किसी एक विशेष क्षेत्र पर आधारित नहीं होगा, उसे अन्य विषयों के क्षेत्र उसके साथ अंतःक्रिया करनी पड़ेगी और उसके आधार पे उसके जो बहुआयाम हैं उनको समझना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से जो समाज विज्ञान के जो अन्य समाज विज्ञान हैं उनके साथ राजनीति विज्ञान को अंतः संबंधित करना पड़ेगा। तो उसी विकसित रूप में राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत भी इस दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आया। तो यदि हम सामान्य व्यवस्था को समझें तो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत विभिन्न विज्ञानों में एकता लाने वाली अवधारणाओं की खोज से संबंधित है। और जो लुडविग वॉन बटलेन फ्री है उन्होंने कहा भी है कि जो व्यवस्था है वो अंतः क्रियाशील तत्वों का समूह है। अर्थात यदि हमें इसको उदाहरण के माध्यम से समझें तो जो मानवीय शरीर है और उस शरीर के जो भी अंग हैं वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करके और किसी भी क्रिया को या कार्य को अंजाम देते हैं, उसी प्रकार व्यवस्था भी अंतः क्रियाशील तत्वों का समूह होती है। तो ये थी एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की भाई किस प्रकार से इसका अध्ययन करना शुरू हुआ। अब राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो इसको प्रयुक्त करने का कार्य या राजनीति विज्ञान में जो इसके प्रतिपादक रहे हैं वो हैं डेविड ईस्टन। और डेविड ईस्टन ने जो रॉबर्ट मर्टन हैं, टालकट पार्सन्स हैं, उनसे ये ग्रहण किया और राजनीति विज्ञान में इसको प्रेषित किया। तो राजनीति विज्ञान में इसको अपनाए जाने के कौन से कारण हैं, क्या कारण है, क्योंकि इससे पूर्व जो व्यवहारवादी उपागम है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण से या एक सिद्धांत के रूप में उसका चलन हो चुका था, उसमें कुछ कमियां थी, तो उसके सुधार रूप में उत्तर व्यवहारवाद को भी यहाँ अपनाया गया। लेकिन दोनों के प्रतिपादक भी डेविड ईस्टन थे। तो वो कौन से कारण रहे कि हमें और एक नए सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। तो जिस प्रकार से जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके एक सुधार रूप में जो आधुनिक दृष्टिकोण आया और उसमें सभी जो अमेरिकी राजनीति शास्त्री जिनमें डेविड ईस्टन भी एक थे, तो उन्होंने भी अपने विश्लेषण के आधार पे कि भाई क्यों व्यवस्था सिद्धांत की राजनीति विज्ञान में आवश्यकता पड़ी, वो कौन से कारण हैं। तो पहला अगर हम देखें तो जो पुराने जो प्रत्यय हैं उनकी वर्तमान विश्लेषण में अनुपयुक्तता हो रही थी, क्योंकि जो पुराने
प्रत्यय हैं वो केवल संस्थाओं के अध्ययन यानी संविधान, राज्य सरकार, इन पर ही विशेष बल देते थे। और आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की जो व्याख्या के लिए एक नई अवधारणा की आवश्यकता पड़ रही थी, क्योंकि नए नए जो राज्य थे वो जन्म ले रहे थे, वहाँ कैसी व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार की संरचनाएं थी, उनको देखने समझने के लिए इस प्रकार के एक नए सिद्धांत की आवश्यकता महसूस की गई। दूसरा, एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, क्योंकि राजनीति विज्ञान के विस्तृत क्षेत्र में प्रक्रियाओं एवं मानवीय व्यवहार के अध्ययन को प्रमुखता देने से, क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो प्रक्रिया हैं और जो मानवीय व्यवहार का संपूर्ण जो अध्ययन है उसको प्रमुखता दी जाने लगी थी, तो इस प्रकार से एक नए दृष्टिकोण के अनुरूप व्यवस्था विश्लेषण को अपनाया गया। तीसरा, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को, जैसा कि आधुनिक दृष्टिकोण का अब सारा जोर रहा है कि वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना, तो उस समय राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिकता स्वरूप प्रदान किया जा रहा था। और साथ ही साथ जो उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद जैसी जो समकालीन जो विचारधारा थी उनके जो बढ़ता हुआ जो प्रभाव था, तो उस दृष्टिकोण से आधुनिक राजनीतिक शास्त्री थे वो विचारधाराओं से मुक्त एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे जिससे कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जा सके। तो इस दृष्टि से भी व्यवस्था सिद्धांत की आवश्यकता महसूस की गई। और अंत में देखें तो राजनीति विज्ञान में जो बढ़ रही जो जटिलता है उसके कारण सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर उत्पन्न हो गया था। तो इस दृष्टि से एक यथार्थवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो ये वो प्रमुख कारण है जिसके कारण व्यवस्था सिद्धांत को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अपनाया गया। अब यदि हम राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ देखें तो जैसा डेविड ईस्टन ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था वैध बाध्यकारी शक्ति से युक्त एक ऐसा यंत्र है कि जिसके द्वारा समाज के लिए आधिकारिक निर्णय लिए और प्रशासित किए जाते हैं। शुरू में हमने राजनीति का अर्थ समझा कि भाई राजनीति क्या है, एक गतिविधि है जिसके माध्यम से नीतियों का निर्माण किया जाता है। नीतियों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके अंतर्गत विवेक है, उसको पता है कि मेरी आवश्यकताएं क्या है और उनकी पूर्ति किस प्रकार से होगी, लेकिन जहाँ से वो पूर्ति होगी वो संसाधन कम है। तो इस प्रकार का जो विरोधाभास है उसको दूर करने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, और वो व्यवस्था जिसके पास वैध बाध्यकारी शक्ति है जो कि समाज के लिए आधिकारिक निर्णय लिए सकती है। और समाज के लिए आधिकारिक निर्णय वो इसलिए ले सकती है क्योंकि समाज द्वारा उसको जो वैधता है वो प्रसारित की जाती है। तो उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक सामान्य अर्थ में राजनीतिक व्यवस्था का तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था के जो भी तत्व हैं या उसके जो भाग हैं उसके अंतर्गत एक सुव्यवस्था से लिया जाता है कि समाज व्यवस्था की जो अनेक जो व्यवस्थाओं की भांति राजनीतिक व्यवस्था भी एक क्या है, उपव्यवस्था है। जैसे जो सोशल साइंस है या समाज विज्ञान है उस प्रकार उसके अंतर्गत जो राजनीति विज्ञान है वो भी एक सोशल साइंस का हिस्सा है, जिसकी जैसे कि अन्य सोशल साइंस हैं। तो उसी प्रकार से जो समाज व्यवस्था की जो अनेक उप व्यवस्थाएं हैं उनकी भांति राजनीतिक व्यवस्था भी एक क्या है, उप व्यवस्था है, जो अन्य से भिन्न ही नहीं अपितु इस बात में भी विचित्र है कि यह सब उप व्यवस्थाओं और जो सामाजिक व्यवस्था है उनमें आपस में पारस्परिकता रखती है, यानी उनमें अंतःक्रियाशील रहती है, लेकिन उनसे कुछ अधिक स्वायत्तता रखती है। और वो स्वायत्तता किस बात में कि इसके पास वैध बाध्यकारी शक्ति होती है। तो इस प्रकार से उसी शक्ति के कारण यह उन सब व्यवस्थाओं को केवल आदेश ही नहीं देती बल्कि उन्हें नियंत्रित करने की भी शक्ति रखती है। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक व्यवस्था है वो समाज की ही एक उपव्यवस्था है, और उपव्यवस्था होते हुए भी वैध बाध्यकारी शक्ति और मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के कारण एक विलक्षण प्रकार की उपव्यवस्था अपने आप में होती है। जैसा यदि हम आमंड की परिभाषा देखें तो राजनीतिक व्यवस्था समाज में व्यवस्था बनाए रखने और मांगों के रूपांतरण की एक वैध व्यवस्था होती है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था का एक सामान्य अर्थ था। अब यदि हम इसके लक्षणों पर चर्चा करें तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की एक सीमा होती है जो काफ़ी लचीली होती है,
जो कि किसी व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं से पृथक रखती है। ये परिवर्तनशील भी होती है, लेकिन सभी अपने आप में पूर्ण स्वायत्तता बनाए रखती है और पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करती है। तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की एक सीमा होती है जो कि सबको एक दूसरे से अलग करती है। इसमें अंतर्निर्भरता एवं अंतर संबंधित गतिविधियां भी पाई जाती हैं, यानी प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था आपस में एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होती हैं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का एक पर्यावरण होता है जिसमें 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं, जिसका हम आगे विश्लेषण करेंगे जब हम जो डेविड ईस्टन है उनका आगत निर्गत मॉडल पढ़ेंगे। तो प्रत्येक पर्यावरण में 3 चीज़ें होती हैं, निवेश या आगत, यानी मांगों के रूप में जब पर्यावरण से सामाजिक जो समाज है, समाज रूपी जो पर्यावरण है उससे आगत के रूप में उस व्यवस्था की ओर निवेश के रूप में मांगें जाती हैं, और जब मांगें वो वहाँ जाती हैं तो उनके ऊपर जो भी व्यवस्था कार्रवाई करती है वो निर्गत के रूप में वापस समाज को या पर्यावरण को मिलती हैं। तो आगत, दूसरा निर्गत और तीसरा प्रतिसंवरण। कुछ ऐसी मांगें रहती हैं जो व्यवस्था के देखने से छूट जाती हैं, तो वापस में वो अंतःक्रिया के क्रियाशील होते हुए एक निवेश के रूप में वापस व्यवस्था तक जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को फीडबैक या प्रतिसंवरण कहते हैं। एक लक्षण जो अति महत्वपूर्ण है वो है कि इसके पास औचित्यपूर्ण बाध्यकारी शक्ति होती है, जो कि अन्य के पास नहीं, क्योंकि यह सारी व्यवस्थाओं को आदेश देती है और इसी कारण वह उनसे सर्वोपरि स्वयं को बनाती है। क्योंकि जो औचित्यपूर्ण है यानी बाध्यकारी शक्ति उसे ही प्राप्त होगी जिसे बार बार समर्थन मिलता रहेगा। ये सारी चीज़ें हमने जो शक्ति, सत्ता, वैधता जो अवधारणाएं पढ़ी थी उसके अंतर्गत भी आई थी कि कोई भी सत्ता या व्यवस्था अनवरत रूप से अपने पद पर तब तक बनी रहती है जब तक कि उसे वैधता प्राप्त होती रहती है। तो इसी कारण जो ईस्टन है ने इसे मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा है। और जो डहाल है उन्होंने इसी आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को सत्ता, कानून और अधिकार के साथ जोड़ा है। जैसे कि हमने जो शक्ति, सत्ता, वैधता का विश्लेषण किया था, उसी आधार पे राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो कि जो सत्ता के जो अंग हैं उनके माध्यम से ये संचालित होती हैं। अब यदि इन लक्षणों के आधार पर हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति स्रोतों या जो संसाधनों का जो असमान वितरण पाया जाता है वो इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक संरचनाओं के अपने आप में इनका ये विकास करती हैं और उसी विकास के कारण कार्य विशेषीकरण का इसके अंतर्गत उदय होता है कि जो भी स्रोत, शक्ति के जो स्रोत हैं या जो संसाधन हैं उनका जो असमान वितरण है, उस असमान वितरण को सही ढंग से किस प्रकार से ये इसकी जो संस्थाएं हैं या जो संरचनाएं हैं वो इनका संचालन करती है और उसी संचालन के फलस्वरूप उनका विकास होता है और किस विशेषीकृत के साथ वो अपने सभी कार्यों का निपटान करती हैं और इसी दृष्टि से वो अपने आप में विशेषीकरण को जन्म देती हैं। तो राजनीतिक संरचनाओं का विकास और कार्य का विशेषीकरण इसकी प्रमुख विशेषताओं में आते हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था में गत्यात्मकता पाई जाती है क्योंकि जो व्यक्तियों की जो आकांक्षाएं हैं वो समय अनुसार उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था जब इन आकांक्षाओं को अपने आप के अनुरूप अपने आप को परिवर्तन नहीं करती है तो वो क्या हो जाती है, नष्ट। तो गत्यात्मकता संसाधनों की अधिकता या संसाधनों की जो कमी है उसके अनुरूप जो व्यक्तियों की जो आकांक्षा हो यानी उनकी आवश्यकताएं हैं उनमें किस प्रकार से बैलेंस बैठाएं बदलते हुए समय के अनुसार, तो उसके दृष्टि से इसमें भी राजनीतिक व्यवस्था में गत्यात्मकता होती है। यानी कोई भी राजनीतिक व्यवस्था जड़बद्ध होकर कार्य नहीं कर सकती। तो इसी दृष्टि से कोई भी राजनीतिक व्यवस्था निर्वात अर्थात दबाव में भी कार्य नहीं कर सकती। वह उसका जो अंतःक्रिया की जो विशेषता है या जो लक्षण है उसके आधार पर उसका अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़ना एक स्वाभाविक क्रिया मानी गई है।
तो ये प्रमुख विशेषता हैं राजनीतिक व्यवस्था की, कि उसमें गत्यात्मकता का होना जरूरी है, कार्य के विशेषीकरण का होना जरूरी है, और दबाव में वो कार्य नहीं करना चाहिए। ये सब उसकी विशेषताओं में गिने जाएंगे। अब आपके ये तो हो गया कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उसके लक्षण क्या है, विशेषता क्या है। जो डेविड ईस्टन इसके जो मूल प्रतिपादक हैं, उन्होंने एक मॉडल दिया था, आगत निर्गत या निवेश निर्गत मॉडल, वो अलग से आपके यहाँ आता है। तो अब हम डेविड ईस्टन का जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है उसको इस मॉडल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो डेविड ईस्टन ने अपनी जो फेमस बुक है पॉलिटिक्स सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसमें यह अपना सिद्धांत दिया था कि राजनीतिक व्यवस्था को एक सिद्धांत का विषय बनाया जाना चाहिए, और उसका सरोकार मूल्यों के जो आधिकारिक जो आवंटन है उससे होना चाहिए। तो इस संकल्पना के अनुसार जो व्यवस्था है या जो प्रणाली है, वो उन तत्वों के समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से संबंध हों, एक दूसरे पे आश्रित हों, और एक दूसरे से परस्पर क्रिया या अंतःक्रिया करते हों। जैसा हमने शुरू में जो मानवीय शरीर का जो उदाहरण दिया था, उसी प्रकार जो व्यवस्था है, उसकी जो संरचना है, उसकी जो प्रणालियाँ हैं, वो भी सब आपस में एक दूसरे परस्पर क्रिया या अंतःक्रिया करती हैं, या दूसरी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनसे इसी प्रकार से अंतःक्रिया वो करती हैं। तो इस प्रकार ईस्टन के अनुसार जो राजनीतिक व्यवस्था एक खुली प्रणाली होती है, क्योंकि यह बंद दायरे के अंतर्गत कभी भी कार्य नहीं कर सकती। इसे हमेशा जो सामाजिक प्रक्रिया के साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि जैसी गलती डेविड ईस्टन ने जो अपने प्रथम जो सिद्धांत था या जो उपागम था, व्यवहारवादी उपागम, उसके अंतर्गत उन्होंने केवल एक सिद्धांत का निर्माण किया था, उसे सामाजिक संरचना या सामाजिक प्रक्रिया के साथ नहीं जोड़ा था, जिससे कि वो असफल साबित हुए। और उसी के सुधार स्वरूप उन्होंने जो उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था, जिसको कि सामाजिक संरचना के साथ जोड़ा, और उसमें जो भी व्यवहारवाद की जो कमियां रहीं उनको उन्होंने सारी दूर की थी। तो उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। उस सामाजिक प्राणी के लिए ही जो भी व्यवस्था वहाँ स्थापित होगी, वो सारा कार्य एक विशेषीकरण के साथ उस समाज के लिए और उन समाज की सारी प्रणालियों के लिए ही वो करती है। तो इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था को भी उस सामाजिक प्रक्रिया के साथ जुड़े रहना होगा। तो यहाँ मूल्यों का आवंटन राजनीतिक व्यवस्था इसलिए करती है, जैसा डेविड ईस्टन ने बताया, कि उसे अपने पर्यावरण अर्थात जो सामाजिक प्रणाली है उससे क्या प्राप्त होती है, मांगे। जो डेविड ईस्टन का जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें 3 चीज़ें हैं, आगत, निर्गत और पुनर्निवेश। ये जो 3 तत्व हैं जिनके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था काम करती है। और राजनीतिक व्यवस्था के बाहर जो समाज रूपी जो पर्यावरण है उसमें से मांगे जाती हैं, और मांगे उसके अंतर्गत जाने के बाद वो निर्णय या नीतियों के रूप में वापस पर्यावरण में जाती हैं, और उनके आधार पर जो भी फीडबैक या कि कोई भी कार्य व्यवस्था ने अच्छा किया या नहीं किया, उसके आधार पर जो उसे वैधता प्राप्त होती है, वो समर्थन के रूप में वापस राजनीतिक व्यवस्था को प्राप्त होता है। तो इसको उन्होंने आगत निर्गत मॉडल के रूप में समझाने का प्रयास किया है, जिसमें कहा है कि मूल्यों का आवंटन इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक प्रणाली से मांगे प्राप्त होती है, और यह आवंटन आधिकारिक इसलिए बन जाता है क्योंकि उसे जो पर्यावरण है उससे समर्थन प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जो राजनीतिक व्यवस्था को जब इन दोनों तत्वों के आधार पर जो निर्णय और जो नीतियां हैं उसको रूपांतरित करने के लिए कार्य करना पड़ता है, तो जो भी समर्थन प्राप्त होता है और जो भी आधिकारिक जो कार्य जो किए जाते हैं उसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को निर्णयों और नीतियों के रूप में या योजनाओं के रूप में कार्य करना पड़ता है। यहाँ जो आगत है वो आगत क्या है कि राजनीतिक प्रणाली को अपने पर्यावरण से जो तत्व प्राप्त होते हैं उसे आगत कहते हैं, जैसे मांग और समर्थन। इनपुट यहाँ ये है
कि यह प्रणाली जिन वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करती है, जैसे नीतियाँ, निर्णय, योजना बनाना, तो वो निर्गत के रूप में पर्यावरण की ओर प्रवाहित होते हैं और उनके आधार पर आधिकारिक आवंटन किया जाता है। यहाँ पुनर्निवेश यानी जो फीडबैक है वो क्या है कि जो निर्गत हैं वो भी पर्यावरण में जाकर उसके तत्वों से क्रिया करते हैं, जिससे कि नए आगत अस्तित्व में आते हैं और यही आगत फीडबैक के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में वापस चले जाते हैं और यह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था को अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायक होती है। जैसे कोई भी योजना सरकार ने बनाई, उस योजना में वो एक प्रथम दृष्टि से पूर्ण रूप से सफल है, लोगों की सभी आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर रही है, तो पर्यावरण से उसे उसी अनुरूप समर्थन मिलता रहता है। यदि योजना में कोई कमी है तो वहाँ समर्थन मिलना कम हो जाएगा, उसके दोषों को उजागर किया जाएगा, जो कि व्यवस्था में एक नई मांग के रूप में वापस पहुँचती है पर्यावरण की ओर से। तो राजनीतिक व्यवस्था उसके आधार पर अपने जो नए लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति करती हैं। तो इस माध्यम से जो तीन जो तत्व हैं वो राजनीतिक व्यवस्था को चलाने में सहायक होते हैं, जो कि आगत, निर्गत और पुनर्निवेश। यहाँ मांगे हैं वो कैसी कैसी हो सकती हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की मांगें, जैसे सड़कें, पानी, रोजगार, व्यवहार के विनियमन की मांगें, सार्वजनिक सुरक्षा, बाजार नियंत्रण या जो जन व्यवस्था है वो, राजनीतिक जीवन में सहभागिता की मांगें, जैसे वोट देना, सरकारी जो पद पुरस्कार है उनकी प्राप्ति करना, संचार और सूचना संबंधी मांगें यानी सरकारी उद्देश्यों और नीतियों की जानकारी। तो इस प्रकार से ये मांगें होती हैं जो कि पर्यावरण की ओर से व्यवस्था की ओर जाती हैं। यहाँ समर्थन की बात देखें तो उदाहरण तो जो माली समर्थन है, जैसे सार्वजनिक कार्य, सैन्य सेवा, नियम कानूनों का पालन करना, मतदान जो कि सहभागिता मूलक समर्थन है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, जो सरकारी जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके प्रति जो सम्मान है उनका प्रदर्शन करना तो इस दृष्टि से जो समर्थन है वो इस प्रकार से होते हैं। कई बार क्या होता है, डेविड स्टर्न ने बताया कि मांगें अधिक बढ़ने से राजनीतिक प्रणाली में खिंचाव पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार के खिंचाव को रोकने के लिए कुछ नियामक तंत्रों का प्रयोग भी इस अंतर्गत जरूरी होता है, जैसा कि राजनीतिक दल और जो दबाव समूह हैं वो एक प्रकार से इसमें एक द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। तो वो जैसे जो वैध मांगे हैं और जो अवैध मांगे हैं कि जो कि ये लगता है कि ये व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ बढ़ाएंगी, तो उनको वो रोका रखने का प्रयास करने के लिए, उनकी छटनी करने के लिए इस प्रकार के नियामक तंत्रों की आवश्यकता होती है। तो इसी दृष्टि से जो सांस्कृतिक तंत्र हैं, संप्रेषण वाहिकाएँ हैं, रूपांतरण प्रक्रिया हैं, जो जैसे कि कार्यपालिका, विधायपालिका या प्रशासनिक जो भी अंग हैं, वो इस प्रकार से अतिरिक्त मांग जो बढ़ती हैं जिससे कि राजनीतिक प्रणाली में खिंचाव पैदा न हो, तो इस प्रकार के नियामक तंत्रों की भूमिका ये सारे तंत्र निभाते हैं। तो ये डेविड स्टर्न का आगत निर्गत मॉडल था कि किस प्रकार से एक राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण के अंतर्गत या समाज के अंतर्गत इस प्रकार से कार्य करती है कि उसके जो कार्य विशेषीकरण और मूल्यों का जो वैध आवंटन है वो सही प्रकार से हो सके। तो इसी मॉडल को जो आमंड और जो पावेल हैं उन्होंने संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक जो प्रतिमान है उसके माध्यम से समझाया है कि जैसा कि 1960 के दशक के में जो प्रक्रिया का जो अध्ययन है उस पर विशेष बल दिया जाने लगा और उसको इस बात पे दिया जाने लगा कि प्रक्रिया जो विश्लेषण का जो आधार है वो बिल्कुल सही हो, इसके लिए हमें प्रक्रिया के अध्ययन पर बल देना चाहिए। तो जो आमंड है उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो व्यवस्था की एक ऐसी इकाई है जो वातावरण को प्रभावित करती है और यह औचित्यपूर्ण शक्ति के कारण सामाजिक एकीकरण को बांधे रखती है। तो आमंड और पावेल का जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत कार्यमुखीकरण यानी जो संस्था है या जो संरचना है उनके कार्यमुखीकरण एवं विशेषीकरण पर वो विशेष बल देते हैं। तो यहाँ उन्होंने जो आगत हैं उसके अंतर्गत जो संरचनाएं हैं उनको लिया है, दूसरी तरफ जो निर्गत के रूप में
जो संस्थाएं हैं कि वो किस विशेषीकरण के साथ अपने कार्यों का निपटान करती है, तो आगत के रूप में पर्यावरण में कि जो कौन कौन सी संरचनाएं हैं कि जो कि जैसे प्रथम बताया कि उन्होंने राजनीतिक समाजीकरण, पहले भर्ती ये होती है कि जो परिवार में के द्वारा व्यक्ति को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, उसके बाद उसके अंतर्गत मूल्य पनपते हैं और फिर वो समाज से अन्य शिक्षाओं का ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद वो अपनी मांग और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज में विचरण करता है। तो उसकी मांगों की जो स्पष्टीकरण का कार्य करने का कार्य कौन सी संरचना करेगी, हित समूह या दबाव समूह, जो ये बताते हैं कि आपके हित कौन कौन से हैं, उनका स्पष्टीकरण करने का कार्य ये संरचनाएं करती हैं। फिर वो मांगों को एक समूहीकरण का रूप देकर उनको व्यवस्था तक ले जाने का कार्य राजनीतिक दल करते हैं। तो हित समूहीकरण का कार्य राजनीतिक दल करते हैं। और एक संप्रेषण वाहिकाओं के रूप में जो राजनीतिक संचार संबंधी जो कार्य हैं वो प्रेस मीडिया करती हैं। तो इस प्रकार ये जो भी संरचनाएं हैं वो आगत के रूप में पर्यावरण से जो भी मांगे हैं, समर्थन है, उनको पहुंचाने का कार्य ये राजनीतिक व्यवस्था तक करते हैं। फिर निर्गत के रूप में नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन और जो नियम अधिनिर्णय हैं, इस प्रकार के कार्य निर्गत के माध्यम से जो संरचनाएं एक विशेषीकरण के माध्यम से करती हैं एक प्रक्रियात्मक के रूप में, तो वो जैसे नियम निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका, नियम क्रियान्वयन का कार्य कार्यपालिका और नियमों का अधिनिर्णय से संबंधित जो कार्य है वो न्यायपालिका करती है। तो इस प्रकार से जो आगत निर्गत मॉडल है उसको आमंड पावेल ने संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक प्रतिमान के रूप में समझाया है। और उनका भी कार्य वैसे ही है जिस प्रकार से जो डेविड ईस्टन है उनका जो आगत निर्गत जो मॉडल है उसी प्रकार से होती है। तो यहाँ उन्होंने कार्य विशेषीकरण और कार्य मुखीकरण इन दो तत्वों पर विशेष बल दिया है। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था कैसे कार्य करती है उसमें इन्होंने संरचना और उसकी जो प्रक्रियात्मकता है उस पर विशेष बल दिया है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है जो कि इसलिए एक तरीके से उस समय दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी देश जो नए नए आज़ाद हो रहे थे तो उनके सामने ये विकट समस्या थी कि वो किस प्रकार का मॉडल यहाँ अपनाएं और उस दृष्टि से जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका वो सही दिशा में सही संचालन कर सकें। तो एक सामान्य राजनीतिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो इस दृष्टि से, जैसा डेविड ईस्टन ने बताया, आमंड पावेल ने बताया, इस दृष्टि से वो कार्य करे तो वो एक सफल राजनीतिक व्यवस्था उसको हम कह सकते हैं। तो ये सिद्धांत एक ऐसे समय में आया था जबकि समय अनुसार जो संक्रमणकालीन दौर उस समय जो चल रहा था उसमें जितनी भी जो समस्याएं विश्व परिदृश्य में देखने को मिल रही थी उनका सही मायने में सही हल ढूंढने में इस राजनीतिक व्यवस्था ने काफ़ी सहयोग प्रदान किया था। तो ये राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।